हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते हैं। हमने एक सीरीज जिसको हम ल्यूसेंट या जीके संजीवनी कहते हैं की शुरुआत की। हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सीरीज, क्योंकि हम इसमें उन बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजों को याद करने की बात करते हैं जो हर एक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। एग्जाम जब आती है तब हम अपने आप को और ग्रो करने के लिए और बढ़ाने के लिए एडवांस चीजें पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के साथ समस्या यही होती है कि वो नोट्स के अरेंजमेंट में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं। पढ़ाई के नाम पर केवल वो डाटा कलेक्शन करते हैं और फिर एग्जाम के 2-3 महीने जब बचते हैं तब खूब दौड़ धूप करके खूब पढ़ाई करते हैं, जो बिल्कुल याद नहीं रहता क्योंकि उनके बेसिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर से सिलेक्शन ना होने की स्थिति जन्म ना ले, इसीलिए ये सीरीज शुरू की गई है। इसके हम बार बार आप सब लोगों को कहते हैं कि आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है। पढ़ना बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत छोटी सी बातें, थोड़ी सी बातें एक स्टोरी के रूप में हमें समझनी है और पूरा का पूरा याद करना है। चलिए इसी याद करने की सीरीज में आज फिर से बात करते हैं। कल हमने एक वीडियो में मौर्य साम्राज्य की बात की थी, आज भी हम मौर्य साम्राज्य ही बात करेंगे, लेकिन आज हम उसके प्रशासन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करेंगे। कल हमने उसके राजा महाराजा या उसके शासन तंत्र, कौन कौन आया, कैसे बना, क्या क्या था, इस पर बात की थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले हमें पृष्ठभूमि याद हो जो कि कल हमने समझी थी। कल हमने समझा था कि मौर्य साम्राज्य कैसे स्थापित होता है भैया। तो मौर्य साम्राज्य स्थापित होने के लिए हमने बैकग्राउंड समझा कि पहले एक मगध नाम का शासक था या मगध नाम के राजा थे और बहुत छोटे छोटे दुनिया भर के दूसरे राजा भी हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में एक आचार्य होते हैं जिनको हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य मगध के नरेश के पास जाते हैं कि हमारा देश जो है वो खतरे में है, लेकिन मगध का नरेश घनानंद अपने मद के नशे में घनानंद जो है वो नहीं सुनता। तो चाणक्य कसम खाते हैं कि मैं कैसे राजा को स्थापित करूंगा, ऐसे साम्राज्य की स्थापना करूंगा जो पूरे भारत की रक्षा कर सके, भारत के विकास पर ध्यान से दे सके। इसी क्रम में वे चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत योग्य व्यक्ति पाकर के उसे प्रशिक्षण देते हैं और इसी प्रशिक्षण के दम पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है बाकी सब राजाओं को हराकर अपना एक साम्राज्य स्थापित करता है। फिर हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य में 3 राजा आते हैं जिन्हें हमने क्रम से इस रूप में याद किया। C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, B फॉर बिंदुसार और A फॉर अशोक। लगभग 322 से लेकर 187, लगभग 150 वर्षों तक शासन करने वाला ये साम्राज्य या ये जो राजा है, ये 150 वर्षों तक जो शासन करते हैं, उस शासन की नींव कैसे बनी, कैसे उस पर काम किया गया, कैसे वो शासन हुआ, आज हम उसी की बात करेंगे। उसकी छोटी छोटी ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है। आज हम उन्हीं बातों पर फोकस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य में कृषि की व्यवस्था कैसी थी, कृषि की पद्धति कैसी थी, इससे रिलेटेड कुछ न कुछ पूछा ही जाता है, वो हम पढ़ लेते हैं। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान को सर्वोत्तम फसल माना गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य शासन काल में सर्वाधिक बोई जाने वाली या सर्वाधिक उपजाऊ फसल कौन सी थी, तो धान की फसल थी, इसे सर्वोत्तम फसल। जबकि गन्ने की खेती को निकृष्टतम मतलब बहुत बुरी, इसे बुरा माना गया क्योंकि एक साल में एक बार उपज देती थी, वो आज भी एक साल में एक ही बार उपज देती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक वर्ष में हम 3 बार फसलें बोए और 3 बार काटे तो किसान संपन्न होगा, और इसी प्रक्रिया का पालन मौर्य काल में किया जाता था। 3 फसलें बोई जाती थी, जैसे आज में हम फसलों के नाम रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल कहते हैं, ऐसे उस जमाने में रबी की फसल को हेमन कहा जाता था, खरीफ की फसल को ग्रीष्मिक कहा जाता था और जायद की जो फसलें हैं उनको केदार कहा जाता था। नाम कैसे याद रहेंगे, तो 3 लड़कों के नाम याद रख लो। एक का नाम हेमंत है, क्या नाम है, हेमंत है। एक का नाम ग्रीष्म है, ग्रीष्म, और तीसरे का नाम ये कृष याद कर लो,
और तीसरे का नाम केदार है। वैसे मैं सामान्यतः कोड बनाने से बचता हूं, लेकिन अगर फिर भी आपको याद ना हो तो छोटा सा कोड याद कर लेना। आपने क्रिश मूवी देखी होगी ना, वही क्रिश याद कर लो। तो के फॉर हो जाएगा केदार, याद रख लेना। ऋष मतलब की हो जाएगा ग्रीष्म, और एच फॉर हो जाएगा हेमंत। तो 3 नाम याद करने हैं, हेमंत, ग्रीष्म और केदार। अगर ये याद ना हो तो फिर थोड़ा कठिन होगा आपके लिए। छोटी मोटी सी चीजें हमें याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम में सीधे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हेमंत का क्या आशय था या केदार का क्या आशय था। तो केदार जो था वो एक फसल थी जो कि जायद के रूप में बोई जाती थी। ग्रीष्मिक क्या था, खरीफ की फसल, याद रखना, खरीफ की फसल को ग्रीष्मिक, हेमंत जो है वो रबी की फसल को। तो मैं इसे हेमंत ना करते हुए हेमंत कर लेता हूं। हमारे आस पड़ोस में कोई ना कोई दोस्त होगा हमारा हेमंत, हेमंत होगा, ग्रीष्मिक होगा, केदार होगा। ग्रीष्मिक नहीं होगा तो ग्रीष्मिक को ग्रीष्मिक कुछ और कर लीजिए। ग्रीष्म मतलब गर्मी होती है। तो एक हो गया ठंड, हेमंत मतलब ठंड हो गया। एक हो गया गर्मी, गर्मी माने ग्रीष्म, है ना। हमारा ठंड में बहुत मन करता है ना सोने का, बहुत सोते रहते हैं हम। तो हेमंत हो गया ठंड, ग्रीष्मिक माने गर्मी, और एक याद कर लो केदार। ठीक है, 3 नाम याद करने। चलो याद हो गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी क्रम में हमें उद्योगों की बात करनी होगी। तो इस मौर्य साम्राज्य में उद्योग कैसे होते थे या कैसे चलते थे, याद रखिएगा। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रेणी। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले ही पीएससी पूछ चुकी है, श्रेणी किसे कहा जाता था। तो उद्योग धंधे करने वाले जो लोग थे उनके ग्रुप को, उनके समूह को, उनकी संस्थाओं को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के पृथक पृथक न्यायालय होते थे और वो व्यापार और व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। यहां से एक प्रश्न पहले ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है, वो फिर से रिपीट हो सकता है। प्रधान जो होता था इस श्रेष्ठी का, उसे महाश्री कहते थे। क्या कहते थे, महाश्रेष्ठी। क्या कहते थे, महाश्रेष्ठी। ये याद रख लेना। इस श्रेणी का जो प्रधान है उसे महाश्रेष्ठी कहा जाएगा, ये शब्द याद रख लेना। अब अलग अलग जो श्रेणियां हैं, अलग अलग जो व्यापारियों के ग्रुप हैं, उनके नाम याद कर लो। देखो जैसे शिल्पी, शिल्पी मतलब क्या होता है, जो शिल्प कटाई बुनाई का काम करते हैं वो शिल्पी कहलाते हैं। तो ये शिल्पी जो है इनके ग्रुप को कहेंगे श्रेणी। व्यापारियों के संगठन को कहेंगे निगम, महाजनों के संगठन को कहेंगे संघ, अनाज जो बेचने वाले लोग होंगे उनके संगठन को कहेंगे सार्थवाह, और समय जो है वो संगठन के कानून या कानून बनाने वाले लोगों या कानूनों का समूह था। ये याद रख लेना। 5 शब्द हमें याद रखने हैं, पांचों के पांचों शब्द आपको याद रहे। श्रेणी शब्द याद रखना है। श्रेणी का मतलब होता था ऐसे लोगों का समूह जो कि व्यापार करते हैं। फिर शिल्पियों के समूह को श्रेणी। फिर इसके बाद हमने 4 नाम और याद कर लिए कि भैया जो व्यापार करते थे उनके समूह को निगम कहते थे, जो पैसे ब्याज में देने, उधार लेने देने, बैंकर के रूप में काम करते थे उनके समूह को संघ कहते थे। ऐसे ही सरवाह जो अनाज के से रिलेटेड व्यापार या बेचना खरीदने का काम करते थे वो सर्थवाह कहलाते थे। तो याद रख लेना इन सब के नाम। आगे बढ़ते हैं। अब मौर्यकालीन प्रशासन कैसे चलता था, तो याद रखना पड़ेगा कि मौर्य काल में बड़े बड़े, जैसे अभी हमारा शासन कैसे चलता है, अभी आप वर्तमान में इस पॉइंट को समझे। पूरे भारत का एक प्रधानमंत्री होता है। ये प्रधानमंत्री क्या अकेला ही काम कर लेता है, नहीं। तो प्रधानमंत्री उस जमाने का राजा हो गया जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने सारे काम करने के लिए, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी अपने काम की सहायता करने के लिए अमित शाह को भी लाए, राजनाथ सिंह को भी लाए, निर्मला सीतारमण को भी लाए। तो ऐसे ये क्या है, मंत्री हैं जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग मंत्री जो हैं उस जमाने में हुआ करते थे। उस जमाने में इन विभागों को क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे, विभाग को तीर्थ कहते थे। याद रख लेना क्या कहा जाता था, तीर्थ। और हर एक तीर्थ का एक प्रधान होता था जो उसका प्रमुख अधिकारी अमात्य कहलाता था। तो अब नाम याद करने उन अमात्यों के। सबसे पहले तीर्थ होते थे, ये याद हो, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे।
अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? 18। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को चलाने के लिए 18 मंत्री बनाए, और उन मंत्रियों को हम मंत्री ना कहते हुए तीर्थ कह रहे हैं, याद रख लो। तो मंत्री या पुरोहित जो है वो प्रधानमंत्री या प्रमुख अधिकारी, क्या धर्माधिकारी होते थे। याद रख लेना, मंत्री या पुरोहित शब्द का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? सन्निधाता। अब यहाँ शब्द सारे याद रखने पड़ेंगे, एक एक शब्द एग्जाम में आता है। सन्निधाता, सन्निधाता, सन्निधाता मतलब क्या होता है? राजकीय कोषागार का प्रधान। अब इसे इतना याद करोगे, उससे अच्छा याद कर लो कोषाध्यक्ष। इसके लिए एक शब्द याद कर लो, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? सन्निधाता। देखो कैसे याद रखेंगे? जिसके पास बहुत पैसा होता है वो किसी की सुनता है? नहीं सुनता है। तो जिसके पास बहुत कोष होता है वो किसी की नहीं सुनता है। सुनता है ना, तो सुनता नहीं है, तो सुनता मतलब सन्निधाता। क्या हो गया? सन्निधाता हो गया ना। ये एक जैसे सुनता नहीं कुछ भी, सबकी अपने मन की चलाता, तो सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष, याद हो जाएगा। ऐसे ही समाहर्ता। समाहर्ता का मतलब है, देखो समाहर्ता मतलब कि जो सबसे चीज को छीन ले, सबको हरण, सबसे कुछ न कुछ छीन ले, तो वो राजस्व विभाग का अधिकारी है और कर संग्रहण का काम करता है। तो कर को वो सबसे क्या कर लेगा? सबसे हर लेगा। क्या कर लेगा? हर लेगा। हरना मतलब छीन लेना। जैसे रावण ने सीता का हरण कर लिया, मतलब सीता को कब्जे में कर लिया, छीन लिया, इसका यही मतलब है ना। तो हर लेना मतलब कि कब्जे में कर लेना। तो जो आदमी कर के रूप में सबको हर ले या सबसे कुछ न कुछ कर ले, वो समाहर्ता है। सम से सबसे समान रूप से हरण करने वाला समाहर्ता। आगे बढ़ते हैं। युवराज। युवराज तो हमने सुना हुआ है मूवीज में, बहुत सारे सीरियल्स में, कि ये उत्तराधिकारी होता था राज्य का। सेनापति या सेना अध्यक्ष। सेनापति क्या होता था? सर्वोच्च सैन्य कमांडर। ये शब्द भी हमने सुना हुआ है। नायक, ये याद नहीं होगा। तो जो सेना का क्रिएशन या संचालन करता था, संचालित करता था सेना को, वो नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक। व्यवहारिक। क्या नाम है? व्यवहारिक। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। अब देखो दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दीवानी माने पैसे से रिलेटेड। तो जो पैसे से रिलेटेड न्यायालय था, उसका हेड या उसका इंचार्ज था कौन? व्यवहारिक व्यक्ति। एक बहुत व्यवहारिक व्यक्ति को हमने क्या बना दिया? उसका प्रमुख बना दिया। फौजदारी जो न्यायालय है उसका प्रमुख किसको बना दिया? तो फौजदारी का प्रमुख बनाया प्रादेष्टा को। किसको बनाया? प्रादेष्टा। ये दोनों के नाम याद रखना, व्यवहारिक और प्रादेष्टा। मैं यहाँ जानबूझकर कोडिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत कनेक्टिंग के माध्यम से इसको याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट में कोडिंग करोगे तो कंफ्यूज होगे। यहाँ कंफ्यूज होने से बचना है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष ही होता था, उसमें रटने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते। कर्मांतिक। कर्मांतिक को देखो कर्म करने वाला, तो कर्म तो उद्योग होते हैं। कर्म क्या होते हैं? उद्योग धंधे। तो कर्म मतलब क्या करेंगे? काम करने वाले को लगाने वाला कर्मांतिक, अर्थात उद्योग धंधों का प्रधान कौन हो जाएगा? कर्मांतिक। प्रशासता। प्रशासता शब्द का मतलब है प्रशासन करने वाला। तो प्रशासन कैसे किया जाता है? राजा की आज्ञाओं से किया जाता है। तो राजा की जो आज्ञा है उनको लिख करके रख ले, उनको सब चीजों को एक एक लेटर में या एक एक पेपर में या सब चीजों पर को लिख करके रखने वाला क्या कहलाएगा? प्रशासता। याद रख लेना, प्रशासता जो है वो प्रशासनिक चीजों को लिख कर रखता है। प्रशासनिक चीजों को प्रशासता लिख कर रखेगा। दंडपाल। दंड कौन देता है? सेना का जो प्रमुख होता है वो दंडपाल देगा, लेकिन यहाँ दंडपाल जो है वो सेना को सामान देगा। क्या देगा? दंडपाल जो है वो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला है। दुर्गपाल। नाम ही पता है, दुर्ग मतलब कि किला होता है, तो देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक करने वाला। अंतपाल। अंत मतलब आखिरी होता है, अंत माने आखिरी, तो आखिरी अर्थात सीमावर्ती जो दुर्ग हैं उनका रक्षक कौन है? अंतपाल। दुर्गपाल अंतपाल दोनों एक ही है, भाई भाई हैं। ये अंदर वाले की रक्षा करेगा, ये सीमावर्ती का। नागरिक। नागरिक मतलब नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरिक कहलाएगा। अंतर्वेशिक क्या कहलाएगा? सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। अंतर्वेशिक याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवारिक। देवारिक क्या है? राजमहल का प्रबंधन करने वाला देवारिक।
और आटविक वन का, आटविक, आटविक शब्द संस्कृत का है, आटविक का मतलब होता है वन, तो वन का अधिकारी या वन का प्रमुख अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कौन हो जाएगा? आटविक हो जाएगा, याद रख लेना। ये छोटे छोटे शब्द थे, मैंने यहाँ कोडिंग इसलिए नहीं की कि अगर मैं इसमें भी कोडिंग करूंगा तो बहुत कितना कोडिंग करूंगा, मतलब फिर आपको कंफ्यूज करने लगूंगा मैं। जैसे आटविक शब्द है, तो आटविक जो है वो हिंदी भाषा का ही शब्द है और आटविक का मतलब ही वन होता है, तो वन होता है तो फिर उसे कोड क्यों करना? जैसे देवारिक, तो देवारिक क्या करता है भाई? राजमहल के द्वार पर खड़े होकर राजमहल प्रबंध करने वाला, तो राजमहल के द्वार पर खड़े होकर ऐसे एक दो बार बोल लो तो याद हो जाएगा। फिर अंतर्वेशिक मतलब राजा की रक्षा करने वाला, अंदर की तरफ राजा की रक्षा करेगा। नागरक, नगर का प्रमुख। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्ग, दुर्गपाल, दुर्गों का प्रमुख। दंडपाल, सेना को सामान देता है। प्रशासता, प्रशासता लिख करके रखता है। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का इंचार्ज है ये। बहुत सारी बातें हमने याद कर ली है, धीरे धीरे एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। यहां पर क्या चलता था? मौर्य साम्राज्य के समय सप्तांग सिद्धांत चलता था। क्या चलता था? सप्तांग सिद्धांत। तो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने राजा के मतलब मनुष्य के शरीर से अलग अलग अंगों की तुलना की और उन अलग अलग अंगों की तुलना के आधार पर उसने ये बताया कि भैया कौन जो है वो क्या है या क्या हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा कि भैया इस पूरे शासन को आदेश देने का काम या शरीर को आदेश देने का काम हमारा सिर करता है। क्या करता है? सिर। तो उसके जैसा कौन है? राजा। राजा क्या है? देखो, राजा का सिर कभी नहीं झुकता है ना, राजा का सिर हमेशा ऐसा रहता है, तो सिर क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। राजा वैसे भी सिर पर चढ़ जाता है, तो राजा सिर पर चढ़ गया है, समझ लो। फिर अमात्य, अमात्य माने मंत्री लोग हैं हमने, तो वो क्या है? आंख है, क्योंकि वो देखेंगे ना कि क्या हो रहा है, शासन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अ से अमात्य हो गया और अ से आंख हो गया, याद रख लेना। अ से अमात्य और अ से आंख, दो याद हो गया होगा। फिर ऐसे ही ज से जनपद और ज से जंघा, ये दोनों भी याद कर लो, ज से जनपद और ज से जंघा। आगे बढ़ते हैं। जो किला होता है वो दुर्ग होता है, ये क्या है? किला। तो हमारी जो बाहें हैं, बाहें वो किले जैसी है। कैसे? हम बाहों में किले को किसी को भी भर सकते हैं ना, मतलब चलो नहीं भरो तो बाहें जो है वो किले जैसी है। कैसे भाई? बाहें, बाहें को बाहें ना बोलते हो, हम बोल देते हैं हाथ। क्या बोल देते हैं? हाथ, क्योंकि बाहें बोलोगे तो याद नहीं रहेगा, हाथ बोल दो। तो दुर्ग या किले, किले में हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। जैसे अगर मधुमक्खी के किले में हाथ डालोगे तो वो काट खाएगी, तो ऐसे किसी के किले में हाथ मत डालो। तो किले में क्या मत करो? हाथ। हमें तो कनेक्ट करना था ना, किले शब्द से हाथ को कनेक्ट करना था, तो हाथ या किला क्या हो गया? किसी के किले में हाथ मत डालो, मतलब किले याद हो गया या इससे। अब कोश, कोश मतलब धन, धन मतलब मुख। देखो, कोश और धन ये दोनों शब्द ही पैसों के लिए यूज हो रहे हैं, और हमारा जो मुख है वो पैसे से ही सुंदर होता है। मतलब अरे यार देखो, इस दुनिया में मुख को मैं मुख ना बोलते मूर्ख बोल देता हूं। बहुत सारे लोग जो पैसे के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, वो क्या होते हैं? वो मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। तो मूर्ख और मुख, इन दोनों में बहुत र का ही अंतर है। तो मुख और मूर्ख, तो धन के पीछे जो भागे वो मूर्ख है, याद रख लेना। धन के पीछे जो भागे वो मूर्ख है, याद ही है सबको। दंड या सेना। अब देखो, अगर हमें किसी को दंड देना है तो शारीरिक दंड दोगे तो फिर से हरकत करेगा, मानसिक दंड दोगे तो मस्तिष्क से सोच करके मानसिक दंड दो, हमेशा के लिए सुधर जाएगा। मान लो कोई बच्चा है, मेरी क्लास में बैठा है, खूब मस्ती कर रहा है, और उसको मैं बोल दूं कि जा क्लास के बाहर भाग जा, क्लास से बाहर हो जाओ, तो वो कल भी यही हरकत करेगा, परसों भी करेगा। उसने किसी लड़की को छेड़ दिया तो उसको मारा कूटा किया तो भी कल भी फिर भी वो यही हरकत करेगा। लेकिन उसे क्लास में खड़ा करके अगर मैं दिमाग से बेइज्जती कर दूं, उसको याद दिलाऊं कि ये तेरी बहन यहाँ बैठी होती तो क्या होता, ऐसे में वो सुधर जाएगा। तो मस्तिष्क जो है वो क्या है? हमारी दंड देने की व्यवस्था है। तो दंड या सेना क्या है? मस्तिष्क है। और हमारे दोस्त जो है हमारे कान भरते रहते हैं हर चीज के प्रति। हमारे दोस्त क्या करते रहते हैं? कान भरते हैं ना, कान भरते ही हैं। कान भरने का काम कौन करते हैं? हमारे दोस्त। याद हो गए होंगे।
ये 7 अंग इसलिए याद करने क्योंकि सप्तांग सिद्धांत, 2 सिद्धांत बहुत फेमस है, मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत, दोनों के दोनों काम के हैं, बहुत काम के हैं। तो मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों याद रखना। किसने दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को बनाने के लिए चाणक्य ने दिए थे, और उन्हीं रणनीति से आज भी पूरा विश्व चलता है। शास्त्र में उल्लेखित जो मुद्राएं थी उनकी बात कर लेते हैं कि भाई मौर्य काल में कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी। तो पहली मुद्रा चलती थी काशापर्ण। क्या चलती थी? काशापर्ण, पर्ण या धरण, ये 3 शब्द एक ही मुद्रा के लिए यूज होते थे, और ये चांदी और तांबे से निर्मित होती थी। याद कैसे करोगे? काशापर्ण, ये शब्द याद करना है, काशापर्ण। काशापर्ण जो है वो चांदी और तांबे से मिलकर बनी होती है ना। तो जो भी काशापर्ण होते हैं, काशापर्ण होते हैं, वो कैसे होते हैं? ताजे होते हैं, है ना, तांबा जस्ता नहीं है, है ना। कैसे याद करोगे? मतलब अच्छे नए नए सिक्के थे उस जमाने में बनाए गए, तो काशापर्ण याद करना, चांदी और तांबे से बनाए जाते थे। सुवर्ण, सुवर्ण में सोना दिख ही रहा है, ये सुवर्ण, स से सोने की, स्वर्ण, सुवर्ण, स्वर्ण, तो स्वर्ण के सिक्कों को सुवर्ण कहते थे। माशक क्या था भैया? माशक जो था वो तांबे के सिक्के था। क्या था? तांबे के सिक्के माशक। क्या थे? माशक। माशक माने मूसक होता है, वैसे तो गणेश जी का वाहन है ना मूसक, है ना। तांबे, इसके तांबे के सिक्के, मूषक जो है वो अपने दांतों में चबा लेता है, या मूषक जो है उससे, मूषक से तांबे को जोड़ना है, इसलिए तांबा और मूषक को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया मूषक तांबा तक भी चबा जाता है ना। काकणी, काकणी क्या होता था? ये भी तांबे से बना होता था, लेकिन छोटा सिक्का होता था, तो काकणी भी तांबे का था। एक दिमाग में बात फिक्स कर लो कि भाई ये जो पूरा मौर्य साम्राज्य था, यहाँ पर तांबा प्रमुख था, मतलब तांबा हर चीज में, देखो हर सिक्के में तांबा है, जब तक स्वर्ण नाम ना ले लिया जाए, सब में तांबा है, तो फिर आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। लक्षणाध्यक्ष, ये क्या? एक आदमी का नाम है, एक पोस्ट का नाम है। तो मुद्राओं को जारी करने वाला जो अधिकारी होता था, जो सिल लगाता था, जो वित्त मंत्री होता था, उसे लक्षणाध्यक्ष कह देते हैं, मतलब टकसाल का प्रमुख हो जाएगा। टकसाल बना रही है यहाँ पे ना, तो लक्षणाध्यक्ष कौन है? मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी। रूपदर्शक कौन है? मुद्राओं पर परीक्षण करने वाला अधिकारी। रूपदर्शक कौन है? मुद्राओं की जांच करेगा, परीक्षण करेगा, तो मुद्रा की जांच करने वाला परीक्षणाध्यक्ष, और मुद्रा को जारी करने वाला लक्षणाध्यक्ष। देखो अगर लक्षण अच्छे हैं तो आपकी हर मुद्रा अच्छी लगती है। मुद्रा माने शरीर की भी मुद्राएं होती है ना, भाव भंगिमा, जैसे मेरी अभी एक मुद्रा है शरीर की, तो अगर लक्षण अच्छे हैं इंसान के तो उसको हर मुद्रा अच्छी लगती है। तो लक्षण जो है वो मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी है। अगला है रूपदर्शक। रूपदर्शक क्या करेगा? उसके रूप को देखेगा कि ये सिक्का अच्छा बना है कि नहीं, अर्थात जांच करेगा ना, देखेगा मतलब जांच करेगा, तो रूप को देखने वाला रूपदर्शक, सिक्कों के रूप को देखता है रूपदर्शक। याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें इनकी प्रांतीय व्यवस्था पता करनी है। इससे पहले ये समझो कि संपूर्ण जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों में बांट दिया जाता है। मान लो कि ये पूरा साम्राज्य है, इस साम्राज्य को इस तरीके से बांट लेंगे ये लोग, ये यहां फैला हुआ है, ये यहां तक फैला हुआ है, ये पाकिस्तान में चला गया हिस्सा, ये भारत है। ये बाद में जब अशोक जो है वो कब्जा कर लेते तो इतना हिस्सा छोड़ करके, जहां पे पांड्य और चेल चोर राज्य पनप रहे थे, इसको छोड़ दिया जाए भारत का, तो पूरे भारत पर कब्जा किसका था? मौर्य साम्राज्य का, जिसको उन्होंने 5 भागों में बांट दिया। इसे कलिंग साम्राज्य, इसे दक्खन साम्राज्य, इसे अवंती साम्राज्य, इसे उत्तरापथ साम्राज्य, और इसे पाटलिपुत्र का जो प्रमुख साम्राज्य है उस रूप में जाना गया। इस तरीके से 5 जो है वो प्रांत बने। ये जो प्रांत थे इनमें शासन कैसे चलता था? क्योंकि अब हर जगह एक एक नया अधिकारी बनाने पड़ेंगे, हर एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो वो कैसे चला? तो जो प्रांत होता था वो छोटे छोटे इकाइयों, जैसे अभी वर्तमान की अगर मैं तुलना करके बताऊं, वर्तमान से मैं करूं, देखो ये मेरा पूरा भारत देश है। भारत देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, लेकिन वो ना चला पाए इसलिए इसमें छोटे छोटे राज्य बना दिए, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे यूपी,
जैसे छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर कौन चलाता है? यूपी में जैसे योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, मोहन यादव चला रहे हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर राज्य के अंदर भी हमने छोटी छोटी इकाइयां संभाग बना दी, संभाग में भी जिले बना दिए, जिले में भी जनपद बना दिए, या छोटे छोटे एरिया ब्लॉक्स बनाए, अनुविभाग बनाए, और फिर आखिरी में ग्राम बना दिए। इसी तरीके से उस जमाने में भी शासन होता था। और कैसे होता था? तो पूरा साम्राज्य जो है वो प्रांतों में विभक्त था, और ये प्रांत जो है इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? कुमार होता था, या राजघराने का कोई व्यक्ति होता था। जैसे हमने पढ़ा ना कि अवंती का राजकुमार अशोक हुआ करता था जब वो राजा बना, या जब बिंदुसार जब शासन कर रहा था, बिंबी नहीं बिंदु, तो बिंदुसार जब शासन कर रहा था तो उस समय अवंती का राज्यपाल कौन था? हमारा अशोक था। तो अशोक जो है ये कुमार या राज्यपाल था। मंडल अर्थात कमिश्नरी, कमिश्नरी माने संभाग हो गए, तो संभाग का प्रमुख कौन होता था? संभाग का प्रमुख प्रादेष्टा या प्रादेशिक होता था। कौन होता था? प्रादेष्टा या प्रादेशिक। अगला, इसको तोड़ दिया जाता था जिलों में। जिले माने आहार या विषय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आहार या विषय। तो विषय का प्रमुख विषयपति या स्थानिक होता था, विषय का प्रमुख विषयपति। स्थानीय, स्थानीय का प्रमुख क्या होता था? 800, स्थानीय जो है वो 800 ग्रामों का समूह है, और इसका प्रमुख होता था स्थानिक। कौन होता था? स्थानिक। इसका अगला इकाई था द्रोणमुख। द्रोणमुख जो है वो 400 ग्राम का एक ग्रुप है। खारवटिक 200 गांव का ग्रुप है। संग्रहण 10 गांव का ग्रुप है, और गांव जो है वो खुद अपने आप में प्रमुख है। तो गांव का जो हेड इंचार्ज है वो ग्रामीणी है। कौन है? ग्रामीणी। अब सोचो कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है, ध्यान से सुनो। एक छोटा सा गांव है, उसके अधिकारी का नाम रख दिया ग्रामीणी। क्या नाम रख दिया? ग्रामीणी। 10 गांव मिलाए, उनका जो प्रमुख है उसे हमने कह दिया द्रोण। जो 10 गांव का प्रमुख है उसे हमने संग्रहण कह दिया। क्या कह दिया? संग्रहण। संग्रहण के बाद ऐसे ही खारवाटिक बना दिया, खारवाटिक। ऐसे ही द्रोणमुख बना दिया। तो ये सब क्या बनाए गए हैं? इकाइयां बनाई गई। जैसे अभी हमारे यहाँ पर राजस्व के लिए टप्पा होता है, तहसील होती है, नायब तहसीलदार उसका प्रमुख हो जाता है। ऐसे अलग अलग इकाइयां ये यहाँ पर बनाई गई, जिससे कि शासन अच्छे से किया जाए। गांव सबसे छोटा, संग्रहण उससे बड़ा, खारवटिक उससे बड़ा, द्रोणमुख उससे बड़ा, और स्थानीय सबसे बड़ा। स्थानीय के बाद फिर सीधा एक जिला आ जाएगा। जिले को हम आहार कहेंगे। क्या कहेंगे? आहार या विषय। तो आहार या विषय माने जिला हो गया। तो एक जिले के अंदर छोटे छोटे इकाइयां बांट दी। याद रखना, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्राहक, ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनसे तो ये क्या है? स्थानीय इकाइयां हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब हमें ये पॉइंट समझ में आ गया कि यहाँ का प्रशासन कैसे हो रहा है। अब मौर्य काल में जो अलग अलग विभाग के अध्यक्ष हैं उनकी बात कर लेते हैं। क्या बात करनी है? मौर्य काल में अध्यक्ष मंत्रियों के निरीक्षण में काम करने वाले अधिकारी होते थे। देखो, एक तो हमने बोला सबसे बड़ा अधिकारी, हमने क्या कह दिया? पूरे शासन का सबसे बड़ा अधिकारी तो सम्राट हो गया। कौन हो गया? जो कि मौर्य सम्राट है। फिर उसने एक विभाग बना दिया जिसका प्रमुख कौन है? तीर्थ। लेकिन इस तीर्थ के अंडर में भी तो कोई अधिकारी होगा जो अलग अलग एरिया में काम देखेगा। तो उसी अधिकारी को हम क्या कह रहे हैं? उसी अधिकारी को विभाग अध्यक्ष कह रहे हैं। जैसे सुरा अध्यक्ष कौन होता था? अब सुरा, सुर, सुंदरी, सुरा, ये शब्द सुने होंगे ना आपने। सुर, सुंदरी, सुरा, ये जो शब्द हैं, सुर शब्द का मतलब होता है दारू। तो दारू को हमारे प्रशासन की भाषा में कहा जाता है आबकारी विभाग। सुना होगा ना आपने, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो सुरा का मतलब होता है, सुरा मतलब दारू, तो दारू का मतलब हिंदी में हो गया आबकारी। तो सुरा अध्यक्ष का मतलब क्या होगा? आबकारी विभाग का इंचार्ज, मतलब दारू वाले विभाग का इंचार्ज। फिर अगला मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष नाम से ही सुनने, ये मुद्रा वो पैसे वाली मुद्रा नहीं है, मतलब 1 रुपए 2 रुपए वाली मुद्रा की बात नहीं की जा रही है। यहां बात की जा रही है, मुद्रा का मतलब है राज्य की मुद्रा। क्योंकि राज्य में दुर्ग के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं आएगा, एंट्री पास है ये क्या है? एंट्री पास। तो एंट्री पास अर्थात राज्य की मुद्रा बनाने का काम, उसको संभालने का काम मुद्रा अध्यक्ष करेगा। याद हो गया। शुल्क अध्यक्ष। शुल्क का मतलब क्या होता है?
शुल्क का मतलब होता है जो हम राज्य धन के रूप में, जुर्माने के रूप में जो पैसा लेगा, क्योंकि एक तो हो गया कर, कर वाला आदमी अलग है, शुल्क वाला आदमी अलग है। शुल्क माने जो किसी सेवा के बदले लिया जाए, कर माने जो सबको देना हो। तो शुल्क अध्यक्ष कौन है? राजकीय धन या जुर्माने से संबंधित अधिकारी है। लक्षणाध्यक्ष, अभी हमने बात की ना, अगर लक्षण अच्छे हैं तो सारी मुद्राएं अच्छी बनती हैं। तो मुद्रा जो टकसाल जो है, जहां पैसे सिक्के छापे जाएंगे, उसका अध्यक्ष है मुद्रा लक्षणाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कौन है भैया? तो राज्य का जो कोष है, खजाना है, उसका अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, लोहे का अध्यक्ष मतलब लोहे की चीजें बनाने का। अकाराध्यक्ष, क्या है ये? अकाराध्यक्ष। वैसे तो नकारा है क्योंकि खाते ही रहता है, खान है ये, खाता ही रहता है, खाते ही रहता है। तो अगर नकाराध्यक्ष जो है वो खानों का अध्यक्ष है। फिर सीता अध्यक्ष, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है। सीता अध्यक्ष कौन था? तो जो राज्य की भूमि पड़ी रहती, देखो ऐसे समझो, ये पूरा देश है, इस देश में यहाँ एक किसान का कब्जा, यहाँ एक किसान का कब्जा, लेकिन यहाँ तो पेड़ उगे हुए हैं ना, जमीन नहीं है। यहाँ तो राज्य जो है वो इस पूरी जमीन का मालिक है। तो इसका मालिक अगर राज्य है तो उसके लिए कोई अधिकारी तो हो, तो वो है सीता अध्यक्ष। क्या है? सीता अध्यक्ष। आगे बढ़ो, इसी में अगले अधिकारी याद कर लो। ऐसे हमें 10, 15, 27 अधिकारी याद रखने हैं। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कौन है भैया? कताई बुनाई। तो सूत्राध्यक्ष, सूत्रों से पता चला है कि भैया कताई बुनाई करने में सरकार बहुत प्रॉफिट, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें सब्सिडी के रूप में मिलती है। तो सूत्राध्यक्ष। वैसे भी दो चीजों को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है? टांका, और टांके को हिंदी में कहते हैं सूत्र। तो सूत्राध्यक्ष कौन है? कताई बुनाई वाला अधिकारी। कोष्ठगाराध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष, ये स्वर्णाध्यक्ष याद रखना। स्वर्ण क्या होता है? पैसा होता है। तो स्वर्णाध्यक्ष जो है वो कोष्ठगार हो जाएगा। और ऐसा क्या, कोष्ठगार अध्यक्ष को भी कोष्ठगार अध्यक्ष भी कहते हैं, और स्वर्णाध्यक्ष भी कोष्ठगार का अध्यक्ष होता है। एक होता है लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष याद रखना, लवणाध्यक्ष और एक शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं लक्षणाध्यक्ष, इन दोनों में डिफरेंस है। देखो लक्षणा जब पूछे तो वो सिक्के, जब लक्षण अच्छे रहेंगे तो सिक्के अच्छे छपेंगे। और लवणा आपने पढ़ा होगा ना, अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल, क्षार, लवण में जो लवण है वो है नमक। तो नमक का जो प्रमुख अधिकारी है वो है लवणाध्यक्ष। अगला है संस्थाध्यक्ष। अब भी हमने आपको बताया है कि उद्योग करने वाले जो व्यापारियों का ग्रुप होता था उसको हम संस्था कहते थे। तो व्यापारियों का प्रबंधन करने वाला अधिकारी व्यापार से संबंधित होगा तो वो संस्था अध्यक्ष हो जाएगा। अगला है गणिका। यहाँ गणिका शब्द का उपयोग होता था वेश्याओं के लिए, या जो अपना जीवन नृत्य, गायन और इन सब के लिए चीजों में व्यतीत करती थी, वो गणिका कहलाती थी। तो गणिका अध्यक्ष जो है वो वेश्यालयों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होगा। पत्तन, आपने पत्तन सुना होगा ना, फलाना पत्तन। पत्तन मतलब बंदरगाह होता है। पत्तन में हिंदी का शब्द है भैया पत्तन। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह जो है इसका प्रमुख अधिकारी पत्तनाध्यक्ष। और द्वितीयाध्यक्ष, द्यूताध्यक्ष, द्यूताध्यक्ष, द्यूत क्रीड़ा का नाम सुना होगा आपने, महाभारत अगर देखी हो तो वहां जो जुआ खेला जाता है उसे जुआ ना कहते हुए द्रुत कहा जाता है, द्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्युत। तो द्युत अध्यक्ष का मतलब होता है जुआ खिलाने वाला, या जुए के संबंध में जो निरीक्षण करेगा वो अधिकारी। हमने जो 16 तीर्थ थे वो 18 तीर्थ, उसमें से 16 के 16 पढ़ लिए, सबके सब याद कर लिए। कुछ छोटे मोटे बातें और याद कर लो, जैसे कि नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष कौन है भैया? नवाध्यक्ष पशु निरीक्षक। कौन है ये? पशु। अब ये थोड़ा अजीब है, याद रखना पड़ेगा। कैसे? देखो हर दिन नया पशु आया और हमने उसका निरीक्षण किया, तो नवा पशु अध्यक्ष। नवा क्या है? पशु अध्यक्ष है। नौका अध्यक्ष, नौका तो समझ में आता है, जल मार्ग का प्रमुख। विविता अध्यक्ष, जो चारागाह है उसका अध्यक्ष कहलाता था विविता। कैसे याद करोगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ने वाला है। देखो जो चारा है उसकी साइज कभी छोटी कभी बड़ी विविध होती है ना, तो विविध हो गया, ये विविध कर लो इसको। विविध साइज का होता है चारा। क्या होता है? चारागाह का अध्यक्ष। बंधनगार अध्यक्ष मतलब जेल। बंधनगार किसे कहते हैं? जेल को कहते हैं। तो जेल विभाग का अध्यक्ष जो है बंधनगार है। सुना, जहां पर काटा जाता है, जहां पर चिकन मटन मतलब पशुओं को जहां काटा जा रहा है, हम सीधे कह दें कि जो कसाई खाना है उसका अध्यक्ष है सुना अध्यक्ष।
आपको याद हो तो मैंने पंच महायज्ञ के टाइम पे सूना 5 सूना पढ़ाई थी। वो सूना अध्यक्ष जो है, सूना माने, सूना शब्द ही हिंदी का है जिसका अर्थ होता है जहां पर किसी की मौत होती है उसे सूना कहा जाता है। तो सूना अध्यक्ष होता है कसाई खाने का प्रमुख। माना अध्यक्ष होता है समय और स्थान का निर्धारण करने वाला, क्योंकि उस जमाने में घड़ी थोड़ी होती थी, तो एक अधिकारी बनाते थे जो समय और स्थान का निर्धारण करता था, वो होता था माना। क्या होता था? माना। उसकी सब मानते थे कि उसने कह दिया 2 बजे हैं तो वो सब मान लेंगे कि 2 बजे, तो मान लेते थे, इसलिए माना अध्यक्ष हो गया। अगला है पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष क्या होता है? राजकीय व्यवसाय करने वाला। देखो पण जो है वो सिक्के हैं। पण क्या है? पण मतलब सिक्के। काशापण, तो काशापण में ये पण लगा हुआ है ना, तो ये सिक्के हैं। तो राजकीय जो व्यवसाय करके आई होगी उसका देखने वाला पणाध्यक्ष है। पुण्याध्यक्ष याद मत करो। आयुधाध्यक्ष मतलब अस्त्र शस्त्र बनाने वाला। पोतवाया अध्यक्ष मतलब नौका पोत बनाने वाला। सैन्य विभाग का अध्यक्ष मतलब जो सेना की सामग्री, अश्वरथ, घोड़े वोड़े, इनका प्रबंध करने वाला अधिकारी। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हम सबको ये पॉइंट्स याद करने चाहिए। लेकिन यहाँ याद करना, कोडिंग मत करना। कोडिंग करोगे तो पिक्चर उलझा लोगे। यहाँ कनेक्टिंग के माध्यम से सेम टाइम पे पढ़ करके जोड़ लो और फिर कनेक्शन को भूल जाओ, चीज याद रह जाएगी। तो ऐसे ही हमको करना है। इस पॉइंट में, इस टॉपिक में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य की बहुत डिटेल पे नहीं लेके गया। देखो मैं चाहूं तो सामाजिक व्यवस्था पढ़ाऊं, लेकिन वो मेंस हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था में हमें यही याद रखना है कि स्त्रियां जो है वो पुरुषों के अधीन होती थी और उनकी जो बाल विवाह है उनका प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था, हो गया था चालू। ऐसी कुछ बातें पढ़नी है हमें। दासों के बारे में पढ़ना है कि दास प्रथा का प्रचलन था। हमें पढ़ना है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रचलन था, जो 2 प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। जो गुप्तचर है, गुप्तचर, इन्हें स्पर्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पर्श कहा जाता था। तो 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक होता था संचार, ये अस्थायी गुप्तचर होता था, और एक होता था स्पर्श। स्पर्श और संचार दोनों गुप्तचरों की वेराइटीज होती थी। एक स्थायी गुप्तचर जो परमानेंट गुप्तचर का काम करेगा, सैलरी मिलेगी, और एक अस्थायी गुप्तचर जो बीच बीच में कभी कभी आ जाएगा मेहनत करने। ऐसे आपको छोटी छोटी बहुत सारी बातें याद रखनी है। सब नहीं पढ़ा रहा हूं, जो लूसेंट में था, जो हमारे लिए काम का था, वो पॉइंट मैंने आपको पढ़ा लिया, वो आपको क्लियर किया। इन सबको विशेष रूप से याद करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ विशेष रूप से इतिहास पढ़ाने लगा तो फिर 6 महीने तक केवल इतिहास ही चलेगा। हमें डीप में नहीं जाना है। वो तो हम जब वापस से एग्जाम आएगा रिवीजन के टाइम पे पढ़ लेंगे, खास बातें पढ़ लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं बेसिक चीजें आपकी क्लियर करते हुए चल रहा हूं। उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ ताल में ताल मिलाकर चल रहे होंगे। ये अगर आप कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो कमेंट करके बताया करो। कमेंट करने में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। 300 व्यू होते हैं, मतलब 300 लोगों ने देखा, और कमेंट 10 होते हैं। इसका मतलब बाकी 290 को पसंद नहीं आया। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा है तो फिर बंद करते हैं भैया, दूसरी चीज पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ और अच्छा पढ़ा सकता हूं मैं। ठीक है, आप सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करें कि आपका बहुमूल्य कमेंट हम तक पहुंचे। थैंक यू।